हेलो फ्रेंड्स, और आप इसे देख सकते हैं। इस चैट में देखा जा सकता है जैसे जैसे आप समुद्र के नीचे जाओगे ऑर्गेनिज्म का साइज बेहद ही बड़ा होती जा रही है। इनफैक्ट यही नहीं, हम इसे माइक्रो पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। तब भी यू विल नोटिस जमीन पे रहने वाले सबसे बड़े जीव अफ्रीकन एलिफेंट और आसमान में उड़ने वाले एल्वेस्ट्रॉलिक से 3 गुना बड़ा होता है। और आगे समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल्स इस अफ्रीकन एलिफेंट से भी 11 गुनी बड़ी होती है। इज इन डैट कंसेंट्रेटरी, क्योंकि टेक्निकली कि आसमान से पानी की गहराइयों में उतरने के दौरान इंटेंसिटी से डेंसिटी से प्रेशर बढ़ता है। मोस्ट इंटेंस प्रेशर तल में होती है और साइज ट्रेन बिल्कुल उल्टा चलना चाहिए था और डीप सी के जीव सबसे छोटे होने चाहिए थे। सो डीप सी में आखिर ऐसा क्या खेल चल रहा है जो शायद हमें भी समझ में नहीं आ रही है। इसी सवालों के साथ हमने डीप सी के मॉन्स्टर एब्सोल्यूटरी हिस्ट्री पर रिसर्च किया और फिर हमने पता चला कि आज के जितने भी डीप सी जायंट हैं वो सारे 66 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यानी उन्हें होने का सबसे बड़ा शुरुआत उसी चिक्सुदा पेस्ट्रॉइड से हुआ होगा जिससे डायनासोर का अंत का कारण बनी थी। आई नो ये हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर बिलीव मी, हमने अपनी छानबीन में ये पाया है डीप सी के साइज का बढ़ने का कारण क्या है। फिश ने एस्ट्रॉइड इफेक्ट को 3 स्टेजों में झेला, क्लाउन फिश, एंगलर फिश और ब्लिलिंग फिश। इस फेज के गुजरने के बाद अचीव किया, वो भी प्रेज और प्रेडेटर के बीच एक ऐसा युद्ध जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे को मात देने के लिए नए नए ट्रिक को ईजाद करती थी। मे बी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको ले चलता हूँ पास्ट में। आज से करीब 66 मिलियन साल पहले जब चिक्सुदा एस्ट्रॉइड जब धरती से टकराया था तो उसके गिरते ही पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। बढ़ते तापमान के साथ समुद्र की ऊपरी सतह भी गर्म हो चुकी थी और इसके वजह से ना चाहते हुए भी ऊपरी सतह में रहने वाले जीव अपनी जान बचाने के लिए समुद्र के गहराइयों में भागने के लिए, और अब ऐसे समय में सभी जीव एक साथ और एक ही समय में गहराइयों में रहना, मतलब समझ रहे हो ना। इससे शिकारियों के बीच खाने के कंपटीशन को लेकर काफ़ी हद तक बढ़ गई और अल्टीमेटली इसका सबसे बड़ा ज़्यादा असर शिकारी बनने वाले जीव पर हुआ। और बस फिर क्या था, शिकार बनने वाले जीव सर्वाइवल के ही क्वेश्चन में आ गए थे और इसीलिए स्ट्रक्चरल चेंज आना बिल्कुल नेसेसरी हो गया था। और कुछ क्रेट्स के कुछ ही सालों बाद शिकारियों में कुछ ब्रीड जेनेटिक चेंज देखने लगे थे जिससे कि उनके अंदर बदलाव होनी शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले तो उनका स्किन कलर ही रेड हो गया था जिससे इनकी जीवों का सर्वाइवल करना समुद्र के गहराइयों में रहने के लिए एक अच्छा एडवांटेज मिल गया था, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं। अब आई नो आप लोग पूछेंगे कि अब ये लाल कलर पानी में दिखाई क्यों नहीं देता। शायद आप कुछ भूल रहे हो, क्योंकि रेड लाइट समुद्र के गहराइयों तक आते आते फिल्टर हो जाता है। बिकॉज वो रेड लाइट बचता ही नहीं है जो इन लाल फिश से रिफ्लेक्ट होकर प्रेडेटर की आंखों तक पहुंच सके। नतीजा, इन प्रेज ने इन चेंजेस को प्रेज का फेवर में पलट दिया है और इसे टैकल करने के लिए प्रेडेटर ने फिर अपना दांव खेला। वो ओवर ऑफ अपॉइंट टाइम में इन्वॉल्व हुए, इस तरह कि वो अंधेरे में प्रेज को देखने के लिए अपनी खुद की लाइट को इजाद कर लिया, जिसे आज हम साइंटिफिकली भाषा में बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। लेकिन नेचर के ये गुण भी हैं। बाय द वे, अब प्रेडेटर की मदद, लाल हो या काला, हर रंग को अंधेरे में साफ साफ देखा जा सकता था और इससे उस वक्त प्रेडेटर जीव फिर एक बार प्रेज जीवों पर भारी पड़ने लगे थे। यानी अगेन ऑल बॉल इन फेवर ऑफ प्रेज, और उनकी बारी थी अपनी सर्वाइवल के लिए एक
तगड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव का, जो उनके सर्वाइवल रेट को काफ़ी हद तक इन्हेंस कर पाती। और इसे जानते हुए उसके बाद किसी प्रकार का इल्यूजन्स आया नहीं, साइज अभी तक नहीं बढ़ा। उस दौरान उन्होंने एक ऐसा फिल्टरेटेड सोर्स पर्च किया जो डेवलपमेंट के लिए एक ब्रिलियंट और अनोखा सॉल्यूशन को पाया था। लाइट प्रैक्टिकली उनके बॉडी के आर पार हो जा रही थी, यानी कि उनकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। और क्या प्रीज आगे प्रेडिक्टर्स से सर्वाइवल कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं और नीचे दिए गए सब्सक्राइब करें।